रात के 10 बज गए हैं और आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में कोरोना के नए संक्रमण ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन चुनाव आते ही हमारे देश को जहरीले बोल की पुरानी बीमारी ने हमेशा की तरह एक बार फिर से जकड़ लिया है। खुद को धर्मगुरु कहने वाले लोग अनाप शनाप बयानबाजी करके हमारे देश के संविधान और कानून दोनों को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां 3 दिन के धर्म संसद में एक धर्म विशेष के विरुद्ध भड़काऊ बयान दिए गए। स्वामी प्रबोधानंद गिरी, जो जिहादी हिंदू को मारने आ रहा है उस जिहादी को मारो। मां अन्नपूर्णा, मैं तो है इस्लामिक भारत अपने जीते जी तो बनने नहीं दूंगी, मर जाऊंगी या मार दूंगी। और यति नरसिंहानंद सरस्वती। तलवारों की बात भूल जाओ, तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। हरिद्वार में 3 दिन तक चली धर्म संसद में ऐसे न जाने कितने नफरती और भड़काऊ बयान दिए गए जो देश के संविधान और कानून के खिलाफ है। जो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो भारत के प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है, जो भारत की आत्मा है। हरिद्वार में हुई इस धर्म संसद में उसे बदलने की कोशिश हुई। सबसे पहले आप हिंदू महासभा की जनरल सेक्रेटरी अन्नपूर्णा मां को सुनिए, जिन्होंने सभा को संबोधित करते हुए हिंदुओं से आह्वान किया कि वो कॉपी किताब छोड़कर शस्त्र उठा लें। अपने गांव को इतना सक्षम बनाए, इतनी अपनी आबादी को आगे बढ़ाए और मार दे। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिया हमने तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। इस धर्म संसद में सबसे ज्यादा जोर हथियार उठाने पर था, ताकि भारत एक सनातन वैदिक राष्ट्र बन जाए। अब ये पोस्टर देखिए, जिस पर विषय के तौर पर साफ साफ लिखा है इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य, समस्या और समाधान। अब आप खुद ही सोचिए, जब विषय ऐसा होगा तो फिर भड़काऊ बयानों की बारिश क्यों नहीं होगी। लेकिन आपने मां के टुकड़े तो मैं सहूंगी नहीं। धर्म संसद नहीं है, ये जागरूकता है। और मत सोचो ठीक है ये बन रहे हैं, लेकिन आज भी अगर हम काबिज हो गए और आज भी अगर हमने ठान लिया, अलग जगा ली, उनकी भावनाओं को समझ लिया, इन सबके त्याग को अगर हमने समझ लिया तो जो हम चाहते हैं वो हासिल होगा। और इस्लामिक भारत नहीं, ये सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी घोषित होगा। एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत बढ़ाने में यति नरसिंहानंद भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी हिंदुओं से हथियार उठाने की मांग की। हिंदुओं को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए शस्त्र की जरूरत पड़े तो शस्त्र उठाना पड़ेगा और देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तलवार छोड़ के अत्याधुनिक हथियार उठाने पड़ेंगे। नहीं, तलवार छोड़ो, क्यों, तलवार भी रखो और आधुनिक हथियार की जरूरत हो तो वह भी रखो। अब यति नरसिंहानंद को कौन समझाए कि देश और उसकी संस्कृति शिक्षा और विज्ञान से महान बनती है। देश का मान सर्वधर्म संभाव और मिलकर चलने की भावना से बढ़ता है, ज्यादा बच्चे पैदा करने से नहीं। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। हम केवल साथ खड़े हैं और वो भी कितने दिन कोई नहीं जानता। हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है।
हर आदमी को अपनी औरतें, अपने बच्चे, अपना घर खुद बचाना है। हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर ऐसे भड़काऊ बयान वायरल हो जाने के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस इस पर नजर रखे हुए है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई पुलिस अमल में लाएगी। सवाल ये है कि समाज में नफरत फैलाने वाले ऐसे बयानों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि ये बयान सोशल मीडिया के जरिए समाज में नफरत के संक्रमण को तेजी से फैला रहे हैं। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार, आज तक। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हरिद्वार में हुई इस धर्म संसद के संचालकों और वक्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी के बाद उत्तराखंड पुलिस की नींद टूटी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड की पुलिस ने नफरत फैलाने संबंधी वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के विरुद्ध कोतवाली हरिद्वार में धारा 153A आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि पुलिस की नींद आखिर 3 दिन बाद क्यों टूटी? तो ये जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी भड़काऊ देने के मामले में इस पर FIR दर्ज कर ली गई है और त्यागी के अलावा और भी लोगों अन्य के खिलाफ धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन यहां पर प्रश्न यह है कि पुलिस की नींद 3 दिन बाद क्यों टूटी? क्यों पुलिस ने सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया? क्यों हमारा कानून, हमारा प्रशासन खुद से इस तरह के बयानों पर कार्रवाई नहीं करता? आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पंजाब की, जो अभी बेअदबी की घटना से उबरा भी नहीं था कि आज वो एक जोरदार बॉम्ब धमाके से दहल गया। पंजाब के लुधियाना की जिला अदालत में दोपहर में बॉम्ब धमाका हुआ, जिसे पंजाब सरकार ने जांच से पहले ही साजिश करार दे दिया। पहले बेअदबी और अब बॉम्ब धमाका। आखिर पंजाब में हो क्या रहा है? ये वही लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स है जहां पर 12:22 पर टॉयलेट के अंदर धमाका हुआ था। ये ब्लास्ट कोई बंदा अणहोनी करके गया। कोई एजेंसियां पंजाब की अर्थ व्यवस्था नूं भंग करके डरा के वोटां लेनियां चाहुंदियां। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। एक खास कम्युनिटी दी पोलराइजेशन के वास्ते एक ऐसे पासे मुड़िया जा रहा है। तो क्या पंजाब के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर लुधियाना की जिला अदालत में हुआ धमाका एक साजिश है? ये धमाका दोपहर 12:30 बजे के करीब लुधियाना जिला अस्पताल की दूसरी मंजिल पर बने वॉशरूम में हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि कोर्ट की दीवारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी। ये देखिए, धमाका होने से कोर्ट की पूरी इमारत हिल गई। अदालत परिसर की बिल्डिंग की खिड़कियों के शीशे चटक गए और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। मेरे सामने धमाका होया, उधरों 2 लेडीज उड़ गई, फोटो स्टेट दी मशीन उड़ गई। साडा दोस्त आ कुलदीप मंड, वो बेचारा ਉਹਦੇ थल्ले आ गया मलबे दे। फिर ਅਸੀਂ मैं हैगा ਤੇ ਇੱਕ मेरा दोस्त हैगा बीला, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਉਠਾਇਆ। मलबा उठा के ਅਸੀਂ कुलदीप जी ਨੂੰ मलबे चों ਕੱਢ लिया। जिस समय धमाका हुआ तब अदालत की कार्रवाई चल रही थी, इसीलिए कई लोग इसकी चपेट में आ गए। मैं वहां से वही साइट से निकल के आया, 5 सेकंड या 6 सेकंड हुए होंगे, मैं पार्किंग में आया तो ब्लास्ट टुक प्लेस। सो इमीडिएटली आई इंटीमेटेड द कमिश्नर पुलिस दैट ब्लास्ट हैज टेकन प्लेस। ही इंक्वायर्ड कि सिलेंडर ब्लास्ट, मैं कहा नो, इट इज बॉम्ब ब्लास्ट, क्योंकि इसमें बड़ा क्लियर स्मोक था और मशरूम टाइप ऊपर जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि इस धमाके के पीछे कौन है? इस सवाल पर सबसे बड़ा संकेत चंडीगढ़ के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने दिया, जिन्होंने आज तक को बताया कि शुरुआती जांच में उन्हें लगता है कि ये धमाका बम असेंबल करते वक्त हुआ। यही नहीं, उन्होंने बताया कि इस धमाके में मरने वाला इकलौता शख्स भी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जिहड़ा सस्पेक्ट है, जिहड़ा बंदा जिहदी बॉडी उत्थे मिली है, ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਗੱਲ है, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ कंफर्म नहीं कह सकते। इसी लाइन पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी जिला अदालत का दौरा करने के बाद
बयान दिया और दावा किया कि कुछ एजेंसियां पंजाब की शांति को भंग करना चाहती हैं। एक बंदे दी टोटल कुल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। तो पंजाब की पुलिस शुरुआती जांच के बाद ये कह रही है कि धमाके में जिस शख्स के चिथड़े उड़े वही संदिग्ध हो सकता है। शक है कि वॉशरूम में जब बम को असेंबल करने की कोशिश हुई होगी तब वो फट गया होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या लुधियाना कोर्ट में हुआ धमाका फिदाइन हमले का नतीजा है? जो मारा गया शख्स है क्या वो फिदाइन हमलावर था जिसका मकसद पंजाब को चुनाव से पहले दहलाना था? अगर ऐसा है तो फिर मारा गया संदिग्ध किसके इशारे पर काम कर रहा था? ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सत्ताधारी पार्टी को जहां धमाका साजिश लगता है तो वहीं विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल सरकार को राज्य की सुरक्षा बढ़ाने की नसीहत दे रही है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने धमाके के बाद ट्वीट कर लिखा, पंजाब पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं है, इसकी जगह चन्नी सरकार ने पुलिस को राजनीतिक बदलाखोरी की कार्रवाई के लिए लगा रखा है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी इससे इनकार कर रहे हैं और धमाके को साजिश बता रहे हैं। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। पंजाब में कुछ महीनों बाद ही चुनाव है और उससे पहले ही बेअदबी की घटना से राज्य का माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है। इसीलिए लुधियाना की अदालत परिसर में हुए धमाका राज्य में अमन शांति को भंग करने वाला साबित हो सकता है। अभी 3-4 दिन पहले दरबार साहब में बेअदबी का मामला हुआ था और आज ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। लुधियाना कोर्ट में हड़ताल के चलते आम दिनों के मुकाबले कम लोग मौजूद थे, इसीलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान से सीमा से लगे इस राज्य में हुए इस धमाके की तह तक जाना बहुत जरूरी है। सतेंद्र चौहान, लुधियाना, आज तक। हमारी अगली खबर राजस्थान से है, जहां बीमारी दूर करने के नाम पर मरीजों को एक अस्पताल ने जिंदगी भर का दर्द दे दिया। ये मामला जयपुर का है, जहां चिरंजीवी बीमा योजना का पैसा लूटने के लिए आरोप है कि रजत अस्पताल ने मरीजों का जबरन ऑपरेशन कर दिया। जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत की नाक के नीचे मरीजों को धमकी देकर ऑपरेशन हो रहा है। जिंदगी मत पकड़ बाबूजी, तेरा पाँव पकड़ू, तेरा हाथ छोड़ू, तेरी गाय बेणू बाबूजी, पर नहीं छोड़ो के हल्लो मत करना, तेरी चुक्कू गाल दूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री की सबसे पसंदीदा योजना को अस्पतालों ने लूट का जरिया बना लिया है। आपको 7,000 रुपए देने पड़ेंगे, ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो क्या हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, तो आप फिर नहीं तो आप ऑपरेशन नहीं करवाओगे, मना कर दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारत में डॉक्टर को भगवान और अस्पताल को मंदिर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इल्जाम है कि जयपुर का यह अस्पताल किसी यातना शिविर से कम नहीं है, जहां राज्य भर से गांव के भोले भाले लोगों को धोखे से लाकर उनका जबरन ऑपरेशन किया जाता है। ये पहले शामगढ़ से भी लेके आए हैं, चांग चितार से भी लेके आए हैं, और अमरगढ़ उधर से भी लेके आए हैं, और उधर रूपनगर के उधर से भी लाए हैं, और पाली से लाए हैं, राजसमंद से लाए हैं, जेतारण से लाए, ऐसे कर सब एरिया से लेके आए हैं। और जयपुर के अंदर और ज्यादा कहते हैं तो पुलिस में मुकदमा कर देंगे। वो उस पर टीवी पे चल रही थी, बोले तुम हमारे आदमी को बेखा रहे हो, और बोले मैं तुम्हें इस तरह से करवा दूंगी, मेरी ऊपर तक पहुंच है। बिना बीमारी के जबरन सर्जरी करने की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी की पहली किरदार 70 साल की भवरी देवी है। भवरी देवी के घुटने पर बंधी ये पट्टी चिरंजीवी योजना के नाम पर हो रही लूट का ताजा सबूत है। आरोप है कि इस जयपुर का रजत अस्पताल बीमे की योजना का पैसा लूटने के लिए
इन्हें अजमेर से उठाकर जयपुर लाया और जबरदस्ती घुटने का ऑपरेशन कर दिया। ये बुजुर्ग इसी तरह दोनों हाथ जोड़कर डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। जिंदगी मत पकड़ बाबूजी, तेरा पाँव पकड़ू, तेरा हाथ छोड़ू, तेरी गाय बेणू बाबूजी, पर नहीं छोड़िया के हल्लो मत करना, तेरी चुक्कू गाल दूंगा। भवरी देवी का आरोप है कि 18 दिसंबर को अजमेर जिले में आने वाले उनके गांव में जयपुर के रजत अस्पताल की तरफ से पर्चा बांटकर कैंप लगाया गया था। वहीं भवरी देवी दम फूलने की गोली लेने के लिए कैंप में गई थी, लेकिन बढ़िया इलाज के नाम पर उन्हें जयपुर लाया गया और चिरंजीवी बीमा योजना के पेपर पर अंगूठा लगाकर ऑपरेशन कर दिया। भवरी देवी के साथ बैठी 35 साल की परमेश्वरी के साथ तो और भी बुरा हुआ। वो पति की पथरी का ऑपरेशन करवाने के लिए साथ में जयपुर आई थी, लेकिन पैसों की भूख में अंधे हो चुके अस्पताल ने इन्हें भी मरीज बना दिया। आरोप है कि रजत अस्पताल के डॉक्टरों ने परमेश्वरी के पति का एमआरआई करते वक्त उन्हें बीमारी पकड़ लेने का झांसा दिया और उनका भी एमआरआई कर दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि दोनों को ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे, नहीं तो एमआरआई के 7-7 हजार रूपए देने पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो अस्पताल उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके बाद सुई देने के नाम पर परमेश्वरी के घुटने और उनके पति की रीढ़ की हड्डी पर चीरा लगा दिया और चिरंजीवी बीमा योजना के कागज पर साइन करवा कर रात में ही अस्पताल से निकाल दिया। पता ही नहीं चला ऑपरेशन कर दिया इन्होंने। नहीं, हमको बिल्कुल पता नहीं। हमको मैंने कहते रही, मैंने कहा कि मेरे सुई लगाना, कि नहीं इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, कि मैं चीरा मत देना। मैं कहा हम दोनों जने के कर देंगे तो फिर हमारा बाल बच्चों का कौन देख रेख करेगा, बाल बच्चों का देख रेख कौन रखेगा, छोटे छोटे बच्चे हमारे। तो क्या नहीं चीरे नहीं लगाएंगे, हम तो इंजेक्शन नहीं लगा रहे, जो आपके जॉइंटों में दर्द होगा ना वो खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने बोला कि पथरी की बीमारी तो एमआरआई करानी पड़ेगी, एमआरआई करानी पड़ेगी, एमआरआई कराने के बाद में ही ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा तेरे को। जयपुर के शरद अस्पताल में चल रहे इस गोरख धंधे के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। मामला बढ़ता देख जयपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के लिए 3 डॉक्टरों की टीम बना दी। वहीं राजस्थान सरकार ने अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ये मानकर चलिए किसी भी कीमत पर आधी रात को भी जब भी जरूरत पड़ेगी, मैं खुद एक्शन में हूँ। कल ही कार्रवाई हो गई है, लोग पहुंच गई थी टीम, कोई बचेगा नहीं। और जो चिरंजीवी बीमा योजना जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब के लिए फ्री है, वो आम आदमी के लिए भी फ्री है, लेकिन उसमें हॉस्पिटल यदि कहीं गड़बड़ करते हैं, गरीब के साथ धोखा करने से बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। पाप करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। आरोप है कि अजमेर में शिविर लगाकर 2 गाड़ियों से 14 लोगों को जयपुर के रजत अस्पताल लाया गया। आज तक संवाददाता शरद कुमार जब अस्पताल प्रशासन से उनका पक्ष जानने के लिए गए तो पहले अस्पताल की डॉक्टर लीना जैन ने अजमेर में कैंप लगाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कैमरे पर कबूल किया कि जो डॉक्टर गांव से मरीज लेकर आए थे वो रजत अस्पताल में ही काम करते हैं। अजमेर से लेकर ये रजत अस्पताल तक इतनी दूरी, इतने अस्पताल है, यहाँ कैसे पहुँचे हो? वो जो डॉक्टर्स वहाँ जाके पेशेंट्स देखते हैं वो लोग गाइड करते हैं। कौन डॉक्टर है वो डॉक्टर हैं, मैं उनको बता दूंगी, आपको मिलवा दूंगी उनसे। डॉक्टर खुद लगाते हैं। कहाँ काम करते हैं वो कहाँ काम? वो डॉक्टर यही फ्रीलांसिंग काम ही करते हैं अपने। वो आपके अस्पताल में लेके आते हैं? और भी कई जगह जाते हैं वो लोग। तो रजत अस्पताल की डॉक्टरी मान रही है कि मरीजों को झांसा देकर लाने वाले डॉक्टर दूसरे अस्पतालों में भी इस तरह का पाप कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम मामले ही सामने आने से ये गोरख धंधा पूरे राजस्थान में चल रहा है। अजीब बात यह है कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर आप जयपुर में अस्पताल है, अजमेर जिले में भी, अजमेर से भी आगे ब्यावर के गांव में जाकर कैंप लगाते हैं, वहां से रात को गाड़ियों में भरकर लाते हैं और इस तरह से ऑपरेशन करके रात को ही अस्पताल से भगा देते हैं और चिरंजीवी योजना के तहत जो पैसे मिल रहे हैं उसे रख लेते हैं। ये ऐसे अस्पताल है जहां पर मरीज जाते नहीं हैं। अस्पताल चलाने के लिए एक तरह का एक गोरख धंधा शुरू हो गया है, क्योंकि सरकार को भी चिरंजीवी योजना से ज्यादा अस्पतालों को जोड़ना है। ऐसे में बाहरी इलाके में बने अस्पताल इस योजना से जुड़ जा रहे हैं और पैसे कमाने के लिए इस तरह से गलत तरीके से बीमारी कुछ और किसी और चीज का ऑपरेशन कर पैसे कमाने लगे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कोरोना का नया बहरूपिया ओमिक्रॉन लगातार अपना दायरा फैलाता जा रहा है। परेशानी यह है कि आप और हम इसकी गंभीरता को फिलहाल बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। हमारे देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 346 तक जा पहुंचा है। 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक ओमिक्रॉन फैल चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सवाल यह है कि आखिर देश भर में इतनी लापरवाही क्यों है भाई?
दिल्ली की बाजारों में बेहिसाब भीड़, भोपाल की सड़कों पर बेपरवाह जनता, गोवा में समंदर किनारे बेखौफ टूरिस्ट, दार्जिलिंग की दुकानों में खरीदारी और भीड़भाड़। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच इन तस्वीरों से न सिर्फ हैरानी हो रही है बल्कि डर भी लग रहा है। डर इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में न सिर्फ कोरोना के डेल्टा प्लस के नए मामलों में इजाफा हो रहा है बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और यही है असली परेशानी की वजह, क्योंकि इंसान के इस नए दुश्मन की ना तो अभी आक्रामकता का सही पता है और ना ही इसके असल स्वभाव की सटीक जानकारी। ओमिक्रॉन का दायरा भारत में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत के इस नक्शे को बेहद गौर से देखिएगा। देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अब तक ओमिक्रॉन का वायरस फैल चुका है। ओमिक्रॉन का संक्रमण इन राज्यों में चिंता पैदा कर रहा है। भारत में सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र और दिल्ली का है, जहां ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 60 से ऊपर है। दक्षिण के राज्यों में भी इसका विस्तार तेजी से हो रहा है। देश में 23 दिसंबर तक आंकड़ा 300 का स्तर पार कर चुका था। ओमिक्रॉन की रफ्तार इतनी तेज है कि तकरीबन हर घंटे आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। मुमकिन है कि अगले घंटे मरीजों की तादाद इससे भी ज्यादा हो जाए। For advice to the people, whether the government is going for the lockdown or not, but people should adopt self-lockdown and they should ensure that safety of them and the safety of their colleagues in the days to come. हम आंकड़ों के जरिए ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार से आपको सचेत करने की कोशिश करेंगे। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन के पहले केस की जानकारी मिली थी। 18 दिसंबर को भारत में ओमिक्रॉन का 100वां मामला सामने आया था। 21 दिसंबर को आंकड़ा 200 मरीज के पार जा पहुंचा और महज 2 दिन बाद यानी 23 दिसंबर को भी ओमिक्रॉन वायरस ने 300 मरीजों तक अपना संक्रमण फैला दिया। मतलब यह है कि पहले से 100 तक पहुंचने में ओमिक्रॉन को 16 दिन लगे, लेकिन 200 से 300 का आंकड़ा छूने में इस वायरस को सिर्फ 2 दिन का ही फासला तय करना पड़ा। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार पिछले डेल्टा वेरिएंट से भी कई गुना ज्यादा है, क्योंकि भारत में डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण इससे काफी धीमी रफ्तार से फैला था। लापरवाही हटी, दुर्घटना घटी वाला मुहावरा याद रखना होगा, क्योंकि न सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बल्कि डेल्टा वेरिएंट के केस में भी इजाफा होने लगा है। इसे भी आंकड़ों की जुबानी समझिए। 21 दिसंबर को देश में कोविड के 5,326 नए मामले सामने आए थे। 22 दिसंबर को यह आंकड़ा 6,317 तक जा पहुंचा और 23 दिसंबर को इसमें और इजाफा हुआ और नए मामले 7,495 तक जा पहुंचे। मतलब सिर्फ 2 दिन के भीतर तादाद 2,000 से भी अधिक हो गई। संकेत बड़ा ही साफ है। अब लोगों के सचेत होने, सावधान रहने और जिम्मेदार बनने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से हर शहर, गांव और कस्बे में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब यही बेपरवाही जिंदगी पर कहीं भारी ना पड़ जाए। आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि कैसे ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, लेकिन दिल्ली हो या भोपाल, जयपुर हो या गोवा, हर जगह लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं, लापरवाही छोड़ रहे हैं। बाजारों में ऐसी भीड़ जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना भी जरूर घटेगी। अलग अलग शहरों से देखिए हमारे संवाददाताओं की लोगों की लापरवाही पर यह विशेष रिपोर्ट। आखिर इतनी लापरवाही की वजह क्या है? क्या देश और दुनिया से चला गया है कोरोना वायरस? क्या कोरोना वायरस से लोगों की मौत होनी बंद हो गई है? क्या कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलना बंद हो गया है? क्या सरकार ने लोगों को कोविड नियमों को तोड़ने की छूट दे दी है? इन तमाम सवालों का जवाब ना यानी नहीं में है। तो फिर हम इतने बेपरवाह क्यों होते जा रहे हैं? सबूत हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। पहले दिल्ली के मशहूर सरोजनी नगर मार्केट का मंजर देखिए। भीड़ या तो सब कुछ फ्री में मिल रहा हो या फिर सरोजनी नगर मार्केट कल से बंद होने वाला है।
लोगों का रेला ऐसा लगा हुआ है, न डेल्टा की परवाह, न ओमिक्रॉन की फिक्र, न कोविड प्रोटोकॉल की चिंता। यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में जिस वक्त हम यहाँ साफ दिख रहा है कि चाहे मार्केट एसोसिएशन बार बार अनाउंसमेंट करवा रही हो, चाहे मीडिया में डिस्कशन हो रहा हो, लेकिन लोग जो है यहाँ शॉपिंग करने आए हैं वो ना डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मास्क को नाक के नीचे या अपने कान से लटका कर ही खुश हैं। कोविड के डर का या जो पिछले साल लॉकडाउन की वजह से हालत हुई थी उसका किसी को डर नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार की सख्ती के बाद भी यहाँ के बाजारों में लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है। ये सबूत है एशिया के सबसे बड़े थोक मार्केट सदर बाजार का, जहाँ सुबह से ही भारी भीड़ खरीदारी के लिए जमा होने लगी। न चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है और न ही 2 गज की दूरी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम जो पाबंदियां लगाई हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली के बाजारों में लोगों की लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर बाजार इलाके के अंदर। आपको सुबह के वक्त भीड़ का नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर सुबह खरीदारी करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं या दुकानदार भी है, उनके चेहरे से मास्क पूरी तरह से गायब है। ये आलम तब है जब पिछले 4 दिनों में कोरोना के 400 से ज़्यादा मामले दिल्ली के अंदर दर्ज किए गए हैं, जिनमें 57 मामले ओमिक्रॉन के हैं। दूसरे शहरों से दिल्ली आने वाले या राजधानी से रेल का सफर तय करने वाले भी लापरवाही की मिसाल पेश कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी के चेहरे पर मास्क नहीं तो किसी के गले की शोभा बढ़ा रहा है मास्क। इस वक्त हम लोग नई दिल्ली इलाके में मौजूद हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और आप देख सकते हैं बिना मास्क के लोग यहाँ पर आपको साफ नजर आ जाएंगे। देखिए लोगों ने लगा तो लेते हैं देख करके, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मास्क तो रखते हैं लेकिन नीचे की तरफ कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग ओपनली बिना मास्क के घूमते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। रुख करते हैं भोपाल का, वहां भी कमोबेश दिल्ली जैसी ही स्थिति है। पुराने भोपाल में भी लोगों में ना तो ओमिक्रॉन का खौफ है, ना ही बढ़ते कोरोना मामलों की चिंता। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 19 नए केस सामने आए हैं, लेकिन जनता को भला क्या फिक्र। मध्य प्रदेश में जो कोरोना के मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मान चुके हैं कि कोरोना जो है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तेजी से बढ़ रहा है, वो संभावित तीसरी लहर को मान के चल रही है मध्य प्रदेश सरकार जनवरी के महीने में। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हालात काबू में है, अभी हालात बाहर नहीं हुए हैं काबू से, इसलिए, लेकिन इसके बावजूद देखिए लापरवाही की तस्वीर। लोग जो है अभी भी बाहर निकले हैं, तो कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, कईयों ने मास्क नहीं लगाया है। सामने की दुकानों पे भी अगर आप देखें तो लोग खड़े जरूर हैं लेकिन मास्क नहीं पहने हैं। सर्दियों में पर्यटकों की पहली पसंद गोवा भी क्यों अछूता रहे। यहाँ भी देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे टूरिस्ट तो मानो कोरोना नाम का शब्द ही भूल गए हैं। फिर तो डर और चिंता की बात करना ही बेमानी है। समंदर के किनारे ये मस्ती कहीं आने वाले दिनों में इनके लिए भारी न पड़ जाए। कोविड की उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से बल्कि गुजरात और राजस्थान, इन तमाम इलाकों से टूरिस्ट भारी संख्या में आ रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है, इस वक्त जो आप कलंगुट बीच में देख रहे हैं, दिन भर हमने गोवा के अलग अलग बीचेस का मुआयना किया और हमें इसी तरह की शक्ल नजर आई है कि यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। लोकल पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि ऐसी स्पेसिफिक गाइडलाइंस तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं? यहाँ पर जितने हैं टूरिस्ट वगैरह हैं, आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर में भी तस्वीर अच्छी नहीं है। हवा महल के पास कोविड नियम हवाई हो रहे हैं। जयपुर में गुलाबी नगरी में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। इस समय भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जयपुर के हवा महल के बाहर लोग पहुँचे हुए हैं। एक तरह से केयरलेसनेस देखी जा सकती है। कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के हिल स्टेशन दार्जिलिंग का मंजर। क्रिसमस और नए साल की जश्न की तैयारी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मानो तिरस्कार ही कर चुके हैं। खरीदारी के लिए दुकान और सड़कों पर भीड़ देखिए। क्या ऐसे रुकेगा ओमिक्रॉन का प्रसार? क्या ऐसे ही थमेगी कोरोना की रफ्तार? आपको आगाह करने के लिए, सावधान करने के लिए हम फिर से आपको
अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसी लापरवाही आने वाले दिनों के लिए खतरे के बिगुल से कम नहीं है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की स्थिति और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाई लेवल बैठक की। केंद्र ने भी अलग से समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्यों को कई तरह की सलाह केंद्र ने दी। मध्य प्रदेश ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार फिक्रमंद है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार रोकने और डेल्टा वेरिएंट को काबू में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड पर समीक्षा बैठक की। नया वेरिएंट आने के बाद प्रधानमंत्री की ये दूसरी बड़ी बैठक है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पीएम मोदी ने कोरोना प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों से संक्रमण और इससे निपटने की तैयारियों पर जानकारी ली। इधर ओमिक्रॉन पर प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक चल रही थी। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला ले लिया। एमपी में फिर से लागू हो गया नाइट कर्फ्यू। कर्फ्यू का वक्त रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। जरूरत पड़ने पर और भी सख्ती लागू की जाएगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के नए बहरूपिये से भिड़ंत की तैयारी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी तैयारियों के पिटारे के साथ पेश हुए। कहा कि तीसरी लहर के लिए हम कमर कसकर तैयार हैं। इस बार हमने अपनी तैयारी की है। 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। क्योंकि ये माइल्ड है बहुत ज़्यादा, तो हमारा पूरा एफर्ट ये रहेगा। हम जनता से अपील बार बार ये करेंगे कि आप अपने घर पे रहिए, अस्पताल में मत भागिएगा। हालांकि बिहार में फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन नीतीश सरकार का दावा है कि किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल है। जो तैयारी हमको करनी है अगले किसी भी बड़ी लड़ाई से लड़ने के लिए, वो हम सब लोग कर रहे हैं। तत्काल बिहार में अभी ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। उसके लिए जीवन सीक्वेंसिंग लैब लगाना था, तो वो आईजीएमएस के अंदर हम लोगों ने लगाया है। पीएम मोदी की बैठक से पहले केंद्र सरकार ने भी कोरोना पर समीक्षा बैठक की और राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किया, खास वहां जहां चुनाव होने वाले हैं। केंद्र ने सलाह दी है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को और तेज किया जाए, डोर टू डोर वैक्सीनेशन बढ़ाई जाए, त्योहारों के सीजन से पहले स्थानीय स्तर पर रोक और पाबंदी लगाई जाए। राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की नसीहत भी दी गई है। बड़े जमावड़े पर पाबंदी लगाने की सलाह के लिए नए कोविड क्लस्टर बनाने पर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन की पहचान की गई है। सरकार तो अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, लेकिन साथ ही जरूरी ये भी है कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, लापरवाही न करें, खुद को और अपने आसपास के समाज को सुरक्षित रखें। दिल्ली से मिलन शर्मा और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए आज तक।